हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट क्लैम्प सप्लाइन इंटरपोलेशन और हमने उसमें देखा था कि हमारे पास क्लैम्प सप्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो सिमिलर है नेचुरल सप्लाइन इंटरपोलेशन के। ओनली डिफरेंस जो है दोनों में वो ये आ जाता है कि आपकी बाउंड्री कंडीशंस दो डिफरेंट हो जाती हैं। तो क्लैम्प के केस में हमारे पास जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो हैं एस प्राइम एट ए, एफ प्राइम इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए एंड एस प्राइम एट बी इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट डी। तो हमारी डोमेन है ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन के और एंड पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हमें ये वैल्यूज नोन हो तो फिर हम इन दो कंडीशन की मदद से अपने इंटरप्रिटेशन जो है उसको कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि नेचुरल सप्लाइन के केस में हम जो इंटरपोलेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं और वो हमारे पास बन जाता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे जो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है इसमें ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो आपने नेचुरल सप्लाइन के लिए हमने कंस्ट्रक्ट की थी और फर्स्ट रो आप देख सकते हैं कि इस केस में डिफरेंट है और लास्ट रो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू नेचुरल सप्लाइन इंटरपोलेशन में। तो नेचुरल सप्लाइन के केस में यहाँ पे 1 0 एंड जीरोस थे और लास्ट रो में 0 0 एंड लास्ट टर्म 1 थी, जबकि क्लैम्प सप्लाइन में ये दो रोज जो है वो चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज आप देखें कि हमने जो कंडीशंस यूज की थी सप्लाइन इंटरपोलेशन के लिए वो सेकंड रो से लेके सेकंड लास्ट रो तक तो सेम है, नेचुरल के लिए भी क्लैम्प के लिए भी। इसका मतलब है वो तो चेंज होने नहीं जा रही, वो वैसे ही रहेंगी इक्वेशंस जो हमने नेचुरल के लिए डेवलप की थी। फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन चेंज इसलिए हो गई है कि सप्लाइन क्लैम्प के केस में हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो हो जाती है एस प्राइम एट ए इज इक्वल टू एफ प्राइम एट ए इनिशियल पॉइंट पे एंड एस प्राइम एट बी इज इक्वल्स टू एफ प्राइम एट बी। तो हमारे पास इनिशियल और एंड पॉइंट पे जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, वो ये बन जाती है। अब इन दो कंडीशंस की मदद से हम फिर फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं तो मेरे पास एस नॉट ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है ए नॉट प्लस बी नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस डी नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब। और आपके पास जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एस नॉट प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा ए नॉट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी नॉट प्लस 2c नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 3d नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर। अब आप देखें कि जब आप इसमें एस नॉट प्राइम एट एक्स नॉट आप फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। तो ये टर्म और ये टर्म 0 होने के बाद हमारे पास एक ही क्वांटिटी सर्वाइव कर रही है बी नॉट और बाय दिस रिलेशन हम लिख सकते हैं कि बी नॉट जो है उसको इक्वल होना चाहिए एफ प्राइम एट ए के। अब आप नोट कीजिएगा कि हमारी जो इक्वेशन है ये इन टर्म्स ऑफ सी थी और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बी नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ ए बन रही है। तो हमें बी नॉट को भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी लिखना है। तो इसके लिए फिर हम वंस अगेन जो रिलेशन हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं उसी रिलेशन की हेल्प लेते हैं कि जो बी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी लिखती है, इस रिलेशन की मदद से हमारे पास बी नॉट की वैल्यू आ जाती है 1 बाय एच नॉट टाइम ए वन माइनस ए नॉट माइनस एच नॉट बाय 3 टाइम सी वन प्लस 2c नॉट। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बी नॉट जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 बाय एच नॉट टाइम ए वन माइनस ए नॉट माइनस 3 एच नॉट बाय 3 टाइम्स सी वन प्लस 2c नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम एट ए। अब यहां से हम a1 वाले टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और c1 और c2 वाले टर्म्स को लेफ्ट पे रहने देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा h नॉट बाय 3 टाइम्स 2c नॉट प्लस c1
इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम एट ए माइनस टाइम 1 बाय एच नॉट टाइम A1 माइनस ए नॉट। -3 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे तो हमारे पास बन जाएगा 2h नॉट सी नॉट प्लस आपके पास आ जाएगा h नॉट C1 इज इक्वल टू -3 टाइम f प्राइम एट a और प्लस 3 बाय h नॉट टाइम्स A1 माइनस ए नॉट। तो आप देखें कि हमने अपनी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ C नॉट एंड C1 लिख लिया है। अब इस इक्वेशन में अगर हम इसको मैट्रिक्स में फिट इन करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि फर्स्ट कॉलम C नॉट के कोफिशिएंट कंटेन करता है, सेकंड कॉलम C1 के कोफिशिएंट कंटेन करता है। तो इसमें C नॉट का कोफिशिएंट हो जाएगा 2h नॉट, C1 का कोफिशिएंट हो जाएगा h नॉट और रेस्ट ऑफ तमाम कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 0। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -3 टाइम्स f प्राइम एट a प्लस 3 डिवाइडेड बाय h नॉट टाइम A1 माइनस ए नॉट। अब आपके पास ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन की मदद से Sn प्राइम एट xn जो है ये हमारे पास इक्वल होता है f प्राइम एट b पे। इसकी मदद से हम ये इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं जो हमारे पास आ जाएगी hn माइनस 1 टाइम cn माइनस 1 प्लस 2hn माइनस 1 टाइम cn इज इक्वल्स टू 3 टाइम f प्राइम ऑफ b माइनस 3 डिवाइडेड बाय hn माइनस 1 टाइम्स an माइनस 1। अब यहां से जब आप कोफिशिएंट लिखेंगे तो C नॉट से लेके Cn माइनस 2 तक तमाम कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। Cn माइनस 1 का कोफिशिएंट हो जाएगा hn माइनस 1 और Cn का कोफिशिएंट हो जाएगा 2hn माइनस 1 और राइट साइड पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3f प्राइम एट b माइनस 3 डिवाइडेड बाय hn माइनस 1 टाइम्स an माइनस an माइनस 1। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा फॉर द केस ऑफ क्लैम्प्ड। तो क्लैम्प्ड और नेचुरल के केस में हमारे पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन का है क्योंकि वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप b नॉट को इन टर्म्स ऑफ a एंड c लिख रहे हैं। तो वो जो हमारे पास पुरानी रिलेशन है वो हम यूज करके इसको a एंड c के टर्म में लिख, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इस टेक्निक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम एक एडिशनल स्लाइड क्रिएट करते हैं ताकि हम सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। तो ये एडिशनल स्लाइड क्रिएट होगी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम क्लैम्प्ड सप्लाइन की मदद से पोलिनोमियल जनरेट करना चाहते हैं s ऑफ x यूजिंग द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स और हमें क्लैम्प्ड की कंडीशन गिवन है कि f प्राइम एट 0 पे 1 है एंड f प्राइम एट 3 पे e रेज़ टू पावर 3 है। तो सबसे पहले हम डेटा टेबल जनरेट कर लेते हैं x एंड f ऑफ x। तो जब x हमारे पास 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू 1 है, जब x 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू e है, जब 2 है तो e स्क्वायर है, जब 3 है तो हमारे पास e क्यूब है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है डेटा का। अब ये नोड x नॉट हो गया, ये x1 हो गया, x2 एंड x3, ये हमारे पास 3 नोड्स आ गए। इसमें सप्लाइन डिफाइन करते हैं। इस केस में हमें कितनी सप्लाइन पोलिनोमियल्स डिफाइन करने चाहिए? हाउ मेनी सप्लाइन पोलिनोमियल शुड वी डिफाइन हियर? 3 बिकॉज हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो 3 सप्लाइंस हो जाएंगी। तो s नॉट ऑफ x हमारे पास हो जाएगी a नॉट प्लस b नॉट टाइम x माइनस x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू है 0 प्लस c नॉट टाइम x माइनस x नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस d नॉट टाइम x माइनस 0 क्यूब और x बिलोंग कर जाएगा हमारे पास इंटरवल 0 से लेके 1 तक। फिर आप आ जाएंगे s1 ऑफ x पे, तो हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगा a1 प्लस b1 टाइम x माइनस x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो x माइनस 1 प्लस c1 टाइम x माइनस 1 स्क्वायर प्लस b1 टाइम x माइनस 1 क्यूब।
तो x बिलोंग कर जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, और S2 ऑफ x हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू A2 प्लस B2 टाइम्स x माइनस x2। तो यहाँ से हम देखें तो x2 की वैल्यू 2 है, तो x माइनस 2 प्लस C2 टाइम x माइनस 2 स्क्वायर प्लस D2 टाइम x माइनस 2 क्यूब, और x हमें पास बिलोंग कर जाएगा 2 से लेके 3 तक। तो ये हमारे पास सप्लाइन पोलिनोमियल बन गया s ऑफ x। अब यहां पे इस सप्लाइन पोलिनोमियल में हमारे पास जो अननोन्स हैं वो 12 हैं। इन 12 अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट्स से कि वी कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ ax इज इक्वल्स टू b। तो जो मैट्रिक्स A होगी इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A? सर 3. Okay, anyone else? 4/4 4/4, बिकॉज आप देखें कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 4 होते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे आपके पास सप्लाइन पोलिनोमियल्स हैं S0, S1 एंड S2। तो n की वैल्यू 2 है, तो आपके पास n के टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट सप्लाइन पोलिनोमियल्स 3 हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो n+1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4। और तो ये हमारे पास जो अननोन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे C0, C1, C2, C3। एक और आसान हाल बच्चों आपको बताऊं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे सप्लाइन में अपीयर हो रहे हैं C0, C1 एंड C2। तो आपके पास इसके अलावा भी एक C की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट होती है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो इसका मतलब है कि मुझे कितने C कैलकुलेट करने हैं? C0, C1, C2 एंड C3। तो यहाँ पे ये वेक्टर जो होता है वो अननोन C's को कंटेन कर रहा है। तो आप यहाँ से भी डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो जितने C's डिटरमिन करने हैं उतने ही क्रॉस की यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाती है। अब आ जाते हैं इसके मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे। 2H0, H0, 0 एंड 0। फिर हमारे पास था H0 2 टाइम्स H0 प्लस H1, H1 एंड 0, 0 H1 2 टाइम्स H1 प्लस H2, H2 एंड 0, 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस केस में आ जाता है H3 एंड 2H3। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे आ जाता है H2 एंड 2H2, n-1 है ना। तो n हमारे पास 3 है तो 3-1 हो जाएगा 2, तो H2 एंड 2H2 हो जाएगा। राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे हमारे पास था 3 डिवाइडेड बाय H0 टाइम A1 माइनस A0 माइनस टाइम 3F प्राइम एट A। फिर था 3 डिवाइडेड बाय H1 टाइम A2 माइनस A1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय H0 टाइम A1 माइनस A0। फिर यहाँ पे आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय H2 टाइम A3 माइनस A2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय H1 टाइम A1 माइनस A2 माइनस A1। और लास्ट आपके पास आ गया था 3 टाइम F प्राइम एट B माइनस 3 डिवाइडेड बाय H2 टाइम्स A3 माइनस A2। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं H की और A की और F डेरिवेटिव एट A एंड डेरिवेटिव एट B की। तो अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप देखें कि H की वैल्यूज क्या हैं। व्हाट इज H0, H1 एंड H2? इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? सर 1 1 1। ओके, तीनों के केस में हमारे पास 1 1 1 आ रही है। तो H1, H0, H2 इक्वल हो गए 1 के, और A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें ये रिलेशन पता है कि AJ F of XJ के इक्वल होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0 हियर? सर 1। A0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1। A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E। A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई E स्क्वायर।
A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई क्यूब। तो आप यहाँ से देखें, ये आपके पास A0, A1, A2 इनकी वैल्यूज आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 4 1 0 0 सॉरी इट शुड नॉट बी 0, H2 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C0, C1, C2 एंड C3 इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो H0 1 है, 3 टाइम A1 की वैल्यू है E माइनस 1 माइनस 3 टाइम F प्राइम एट A। आप देखें F प्राइम ऑफ A जो है वो इस केस में इक्वल है F प्राइम एट 1 के, और F प्राइम एट 0 के। तो F प्राइम एट 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास S0 प्राइम जो है एट A या X0 पे, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई 1 के। तो आपके पास F प्राइम एट 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दें, फिर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम E स्क्वायर माइनस E माइनस 3 टाइम E माइनस 1, फिर आ जाएगा 3 टाइम्स E क्यूब माइनस E स्क्वायर माइनस 3 टाइम E स्क्वायर माइनस E, और लास्ट हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स F प्राइम एट B। तो F प्राइम एट B अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो है F प्राइम एट 3, और वो इस केस में इक्वल आ रही है E क्यूब के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3E क्यूब माइनस 3 टाइम्स A3 माइनस A2, और A3 की वैल्यू है हमारे पास E क्यूब माइनस E स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा E क्यूब माइनस E स्क्वायर। ये आपके पास 4x4 का एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, C0, C1, C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास C0 की वैल्यू आ जाती है 0.44, C1 की आ जाती है 1.26, C2 की है 3.35 और C3 की है 9.4। तो ये हमारे पास C की वैल्यूज नॉन होगी। अब आप देखिए हमने तो C की वैल्यू कैलकुलेट किया है, जबकि हमारे पोलिनोमियल में जो अननोन्स थे वो A, B, C एंड D थे। तो A की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, we still have to calculate the values of B and D। तो हमें B और D की वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए वंस अगेन हम दोबारा जो रिलेशन है उस पर आ जाते हैं। B के लिए आपको पता है कि रिलेशन आपके पास थी Bj माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय H टाइम J माइनस 1 AJ माइनस AJ माइनस 1, और माइनस था 1 बाय H क्या था, मुझे देखना पड़ेगा बच्चों। C के लिए हमारा क्या रिलेशन था B0 के लिए यहाँ पे, सो इट वाज 1 बाय H माइनस 1 AJ माइनस AJ माइनस 1 HJ माइनस 1 बाय 3 2 CJ माइनस 1 प्लस CJ। तो माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा HJ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2CJ प्लस CJ माइनस 1, ये चीज़ आ जाती है 2C0 प्लस C1। तो ये CJ माइनस 1 है और यहाँ पे CJ आ रहा है, दैट इज CJ। तो अब आप इसमें J की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आपके पास B0 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय H0 टाइम A1 माइनस A0 माइनस H0 बाय 3 टाइम्स 2C0 प्लस C1। तो यहाँ से आपके पास A1 की वैल्यू है A0, C0, C1 की वैल्यू है, आप B0 कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली B1 कर सकते हैं एंड B2। तो J इज इक्वल टू 2 एंड 3 के लिए ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर ये हमने कैलकुलेट कर ली, B0, B1, B2 आ जाएगा। आपको D की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाली रिलेशन दोबारा यूज करनी पड़ेगी जो कि कनेक्ट करती है C एंड D को। तो ये हमारे पास है DJ माइनस 1, हम ये वाली यूज कर लेते हैं, DJ माइनस 1 इज इक्वल टू CJ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3HJ माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी CJ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3HJ
-1। तो यहाँ से dj-1 की रिलेशन आपके पास आ गई। आप इसमें g1 पुट करें, j2 पुट करें, j3 पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा d0, d1 एंड d2, और ये वैल्यू हमारे पास d0 की बन जाएगी c1 माइनस c0 डिवाइडेड बाय 3h0। तो आप इसमें c1, c0 और h0 की वैल्यू पुट कर दें तो d0 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली d1 की वैल्यू आ जाएगी और d2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आपके पास d0, d1 एंड d2 की वैल्यू आ जाएगी तो आपके चारों अननोन्स हैं वो हमने डिटरमिन कर लिए हैं। इनको हम दोबारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a, b, c एंड d। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो फाइनल पोलिनोमियल है दैट विल बी ऑफ दिस शेप। तो ये हमारे पास बन जाएगा s0 ऑफ x, ये हमारे पास बन जाएगा s1 ऑफ x दैट विल बी, एंड ये हमारे पास बन जाएगा s2 ऑफ x। s0, s1 एंड s2 बन गया। अब यहाँ पे आप जो है s0, s1, s2 ये जो पोलिनोमियल्स हैं ये आपके गिवन डाटा पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें सप्लाइन इंटरपोलेशन के एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के साथ, तो क्लैम्प्ड सप्लाइन की इंटरपोलेशन जो है वो एग्जैक्टली मैच करती है एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के साथ, तो उसमें कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आता। दैट्स वाई उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट नहीं किया गया। अगर आप प्रीवियस देखें तो जब हमने नेचुरल सप्लाइन का डिस्कशन की थी तो वहां पे नेचुरल सप्लाइन के केस में एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के साथ कुछ ओवरलैपिंग थी, बट देयर वाज अ लिटिल एरर देयर कि जहां पे वो 100% उसके साथ ओवरलैप नहीं करता था। तो इस केस में वो ओवरलैपिंग जो है वो 100% है, जिससे हमें ये पता चलता है, मालूम होता है कि क्लैम्प्ड सप्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू नेचुरल सप्लाइन इंटरपोलेशन के। एंड उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का एट एंड पॉइंट्स पे। अब ये हमारे पास होगी क्लैम्प्ड सप्लाइन इंटरपोलेशन। इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? सर जी सर छोटी सी कंफ्यूजन आ रही थी, और ये कि वो नेचुरल सप्लाइन के अंदर जो हमारा यानी ए वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर 2h जो पहली टर्म है वो 1 आती है ना, और उसके बाद सारी 0 आ जाती हैं। या वो खास उसी क्वेश्चन के अंदर था कि वो ये आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, यानी ये पहली टर्म 1 आती है उसके बाद सारी 0 हैं। ऐसा ही है, मैं पहली रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो उसमें 2h आता है, 2h और h0 पहली दो टर्म्स में, पहली दो एंट्रीज में। नेचुरल सप्लाइन की क्लैम्प्ड और नेचुरल को ना देखें, अगर हम सिंपल मैट्रिक्स पे जाएं, सबसे बेसिक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है, वहां पर क्या आता है इन दो एंट्रीज में? 2h और h0 ही आता है। ये जो बेटा आप अगर पीछे लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन में आप कह रहे हैं ना 1 आता है, ये आता क्यों है? ये यहाँ से आता है कि जब आप नेचुरल सप्लाइन की कंडीशन अप्लाई करते थे S0 डबल प्राइम एट x0 एंड Sn डबल प्राइम एट xn इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आती है C0 और Cn की 0 के इक्वल। तो दैट्स वाई वहाँ पे C0 का कोफिशिएंट 1 होता है और रेस्ट ऑफ ऑल 0 होते हैं। तो ये नेचुरल सप्लाइन की कंडीशन है। जब आप क्लैम्प्ड सप्लाइन की कंडीशन अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहली और लास्ट मैट्रिक्स के जो रो है ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्लैम्प्ड के केस में जब आप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट और लास्ट रो है ये दोनों चेंज हो जाती है, और ये चेंज हो जाती हैं आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो इक्वल आ जाती है इस इक्वेशन से और लास्ट रो आ जाती है इस इक्वेशन से। तो इस वजह से यहाँ पे 2h0 और h0 अपीयर हो गया। ये ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली लिख रहे हैं, ये डेरिवेशन इन्वॉल्व है जिसकी मदद से ये मैट्रिक्सेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो जब आप क्लैम्प्ड के लिए करते हो तो फर्स्ट और लास्ट रो आपकी डिफरेंट है यहाँ पे, और ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है। और जब आप नेचुरल के लिए करेंगे तो वो जो पहले हमने पढ़ा है वो वाला बनेगा। और आपने कहा कि बेसिक, तो देयर इज नो बेसिक। बेसिकली हमने दो ही डिस्कस किए हैं, एक नेचुरल है और एक क्लैम्प्ड है।
ठीक है सर। जी बेटा, किसी और स्टूडेंट की कोई क्यूरी? चलें, अगर हमारे पास क्यूरी नहीं है तो आगे चलते हैं। हमारे पास ये लेट से एक फ्लाइंग डक है जिसकी पिक्चर है, और हम अगर इसकी अपर पार्ट ऑफ द कर्व देखें, लाइक दिस पार्ट ऑफ द कर्व को देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये कोई एक कर्व का पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, यानी कि इसमें रेज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर रेज हो रहा है, एंड फिर इट गोज डाउन लाइक दिस। तो एक इरेगुलर ज्योमेट्री हमें नजर आती है। अब ये जो इरेगुलर ज्योमेट्री है, अगर हम इसकी प्लॉटिंग कर लें ग्राफ पेपर पे, और लेट से कार्टेशियन प्लान में इसको प्लॉट कर लेते हैं, और उस केस में हमारे पास ये कर्व इस फॉर्म में बन जाती है, और आप टेबल जनरेट कर लेते हैं इसका, तो टेबल जनरेट कर लें तो हमारे पास ये जो अपर कर्व है, फिर हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लैग्रांज डिवाइडेड डिफरेंस और सप्लाइन इंटरपोलेशन। तो हम ये टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स काउंट करें तो ये हमारे पास 21 डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कशन में बात की थी कि जितने हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल होता है उतनी बेटर अप्रोक्सीमेशन होती है। तो इस केस में अगर हम लैग्रांज का ऑर्डर देखें तो दैट विल बी लैग्रांज पोलिनोमियल जो है, लैग्रांज पोलिनोमियल विल बी ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 20। लैग्रांज पोलिनोमियल का ऑर्डर जो है वो 20 बनता है, लेकिन वो लैग्रांज पोलिनोमियल जो है वो इस कर्व को इज नॉट अ बेटर अप्रोक्सीमेशन इस कर्व के लिए। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो लैग्रांज पोलिनोमियल जो कि ऑर्डर 20 का पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ अगर हम कंपेयर करें इस अपर कर्व के ग्राफ के साथ जिसके डाटा पॉइंट्स को हमने यूटिलाइज किया है, तो हम देख सकते हैं कि देयर इज अ सडन स्पाइक फ्रॉम 1 to 2, और ये कर्व स्मूथ थी, यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी, बट 20th ऑर्डर पोलिनोमियल ने इसमें एक बहुत सडन सा राइज हमें शो किया। फिर एक स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व है जहां पे ये गुड अप्रोक्सीमेशन है, यहां से लेके यहां तक 2 से लेके 5 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है दैट इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन, और एंड पॉइंट पे वंस अगेन हमें एक बिग स्पाइक जो है नजर आता है। तो इतना हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल भी एक इस ज्योमेट्री को बेटर वे में एक्सप्रेस नहीं कर सका। लेकिन अगर हम यहाँ पे सप्लाइन इंटरपोलेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारी जो ओवरलैपिंग है वो 100% ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इससे हमें ने क्या कंक्लूजन ड्रा किया? हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया है कि सप्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू लैग्रांज एंड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ये है कि rather than considering a single polynomial over the whole interval, it is always better to subdivide your data into sub intervals, और उस पे हम सप्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो अप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए। इज सप्लाइन इंटरपोलेशन बेटर देन लैग्रांज एंड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन? सो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा ताकि हम कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। यस सर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास यस है। इज नेचुरल सप्लाइन बेटर और क्लैम्प्ड? सो क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। इफ n number of data points are given, how many splines we have to define? n-1. n-1. What is the smoothness condition in spline? वो डेरिवेटिव वाली। डेरिवेटिव वाली कि s prime at j plus 1 of xj plus 1 should be equals to derivative of sj prime at xj plus 1. Is spline applicable to equally spaced or unequally spaced data set? Sir, both. Both. Can we construct quadratic spline like cubic splines? Yes. Yes. कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो हम डबल डेरिवेटिव वाली कंडीशन उसमें यूटिलाइज नहीं करेंगे। Can we define new conditions at the end points other than natural or clamped? No sir. Okay. क्यों? सर वो हमें गिवन नहीं होगी, हम मतलब खुद से कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास n+1 नंबर ऑफ इक्वेशंस है जिन्हें हम सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास अननोन्स हैं, n अननोन्स हैं जिनको हम 4n अननोन्स हैं जिन्हें हम डिटरमिन करना चाहते हैं। हमें 4n इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं,
वो इक्वेशन हम किसी और कंडीशन की मदद से भी अगर कंस्ट्रक्ट कर लें तो इज देयर अ प्रॉब्लम? सर ये वो जो 4 कंडीशन हमने पढ़ी हैं, जी, हाँ वो तो हो सकती है बिल्कुल। यानी कि हम वो 4 अप्लाई कर दें और नेचुरल और क्लैम्प की जगह कोई और कंडीशंस, हमें 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं 2 अननोन्स डिटरमिन करने के लिए। जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम 2 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी और 2 कंडीशंस की मदद से। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सम अदर कंडीशन की मदद से जो है वो डेवलप कर लें नेचुरल या क्लैम्प सप्लाइन की कंडीशन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूज क्लैम्प क्यूबिक सप्लाइन टू इंटरपोलेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन बी टू डी, ओनली डेवलप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड नो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, राइट डाउन द नेचुरल सप्लाइन कंडीशंस एट ए एंड एफ नोड्स। तो हम क्लैम्प क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन यूज करना चाहते हैं बी से लेके डी तक इंटरपोलेट करने के लिए। तो क्या करें, कितने सप्लाइन डिफाइन कर लें? सब इंटरवल है हमारे पास, डोमेन है 5 to 12, तो कितने सब इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए? 2। ओके, कौन कौन से? आप कह रहे हो 5 to 8? 8 to 12। 8 to 12। ओके, लेट्स से अगर मैं ऐसे कर दूं कि हमारे पास हैं जी 5 to 10 या 5 to 9 कर लें। 5 to 9, 9 to 10, 10 to 12, तो क्या पॉसिबल है? यानी कि हम ये भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम किसी भी ऑर्डर की सप्लाई डिफाइन कर सकते हैं, हम जितने नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करना चाहें हम कर सकते हैं। बट आइडियली इन दिस केस में हम पहले वाला ही करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें नजर आ रहा है कि 5 से लेके 12 तक स्ट्रेट लाइन है और 5 से 8 तक स्ट्रेट लाइन है और 8 से 12 तक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस मीन्स दैट कि 2 क्यूबिक सप्लाइंस कैन बी सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है कर्व में, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सब इंटरवल में डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर हम कहें कि नेचुरल सप्लाइन की कंडीशन लिखें ए एंड एफ नोड पे, तो क्या बन जाएंगी? ए और एफ नोड पे व्हाट विल बी द नेचुरल सप्लाइन कंडीशंस? अगर मैं नेचुरल सप्लाइन की कंडीशन स्टार्ट और एंड पॉइंट पे लिखना चाहूँ तो वो क्या होती है? डबल डेरिवेटिव 0 होगा। 0 का, तो एस डबल प्राइम 0 पे 0 होना चाहिए, ए एट 0 है, ठीक है, और एस डबल प्राइम एट 20 पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास नेचुरल सप्लाइन की कंडीशंस बन जाती हैं एंड एफ नोड पे। लेट एस ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, हमें गिवन है पॉलिनोमियल है, उसमें ए और बी अननोन्स नजर आ रहे हैं। यूज क्लैम्प सप्लाइन इंटरपोलेशन टू एस्टिमेट एफ प्राइम एट 0 एंड एफ प्राइम एट 2 बाय फाइंडिंग ए एंड बी। तो हमेशा बेटा अपने क्वेश्चन को सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें कि व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है हमें? सर एक छोटा सा सवाल है। जी सर वो पिछली स्लाइड में हमने जो इंटरवल कैन पॉइंट्स लिए हैं वो 0-20 लिए हैं। सर हम तो यानी 5 से 12 नहीं देख रहे हैं। नहीं, वो बेटा 2 सेपरेट पार्ट्स हैं ना। दिस इज ए पार्ट, वो अलग पार्ट था, और ये अलग पार्ट है। लेकिन नोट्स भी बता दिए गए ना। ठीक है, वो 2 सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, सॉरी सर। ओके जी, इस क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन हमें क्या बताया गया? सबसे पहले तो इंटरवल दिए हुए हैं। इंटरवल गिवन है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो मेरा ख्याल है हमें क्लैम्प्ड सप्लाइन गिवन है, मतलब दैट्स व्हाट वी आर गिवन विद, कि हमें सप्लाइन दे दी गई है, बता दिया गया। टू फाइंड, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? सर वो नेचुरल की कंडीशंस हैं, एंड पॉइंट्स के डेरिवेटिव। नहीं बेटा, वो तो क्लैम्प क्यूबिक सप्लाइन है, आपसे फाइंड करने को क्या कहा जा रहा है? What we want to find, छोड़ दें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में ना सोचें, ये सोचें कि फाइंड क्या करना है। जस्ट राइट डाउन दैट थिंग। एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश एट 0 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और एफ डैश एट 2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो ये 2 इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बाय फाइंडिंग ए एंड बी। तो इसका मतलब है इन एसोसिएशन विद कि हमें ए और बी भी जो है इन दोनों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हाउ? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ। आप देखें कि ये हम वैल्यूज कैलकुलेट, कितने अननोन्स हैं हमारे पास? सर 2। तो हमें कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड है? 2।
दो अननोन्स हैं, दो कंडीशंस हम यूटिलाइज करेंगे क्लैम्प सप्लाइन की, तो हमारे पास जो है वो ए और बी की वैल्यू भी आ जाएगी और एफ प्राइम 0 और एफ प्राइम 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या दो कंडीशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं? सर उसका डेरिवेटिव एक्स नॉट के ऊपर डेरिवेटिव सप्लाइन के डेरिवेटिव के इक्वल होगा, ऐसा कुछ, यानी चेंज होने से ये फंक्शन की चेंज एंड पॉइंट के ऊपर वो तो गिवन नहीं है, गिवन वो तो नहीं। आपने फाइंड करनी है, यानी कि क्लैम्प्ड वाली कंडीशन ही तो हमने फाइंड करनी है, एफ प्राइम 0 और एफ प्राइम 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यूज नहीं कर सकते, क्लैम्प्ड वाली कंडीशन यूज नहीं होती। इसके अलावा चार कंडीशंस क्या थी? यस सर, एक तो वो डेरिवेटिव वाली कंडीशन है। ओके, डेरिवेटिव वाली है। सबसे पहली थी सप्लाइन की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब है वो नहीं हो सकती। दूसरी थी कि दो कंसेक्टिव सप्लाइंस जो हैं वो कॉमन नोड पे इक्वल होती हैं, तो अगर इस केस में बात करूं तो क्यू नॉट एट 1 को इक्वल होना चाहिए क्यू 1 एट 1 पे, ऐसे ही है, ये कॉमन पॉइंट है ना दोनों सप्लाइन में। जी बच्चों, जी सर। बेटा अगर नहीं क्लियर हो रही तो फिर आप क्वेश्चन करें। जी सर, ये तो ठीक है कि हम ये दूसरी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नोड वाली। ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या यूज करेंगे फिर? सर क्यू एट 1 इज इक्वल टू क्यू एट 2। नहीं बच्चों, डेरिवेटिव वाली कि दोनों सप्लाइंस 1 पे इक्वल होंगी, दोनों सप्लाइंस के डेरिवेटिव 1 पे इक्वल होंगे, दोनों सप्लाइंस के डबल डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो यहां से आप दो कंडीशन, दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और दो अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन गिवन है, कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तीन वैल्यूज डिटरमिन करना चाहते हैं, तो कितनी कंडीशंस यूज करेंगे? तीन अननोन फाइंड करने के लिए कितनी कंडीशंस होनी चाहिए? तीन कंडीशंस। तो दोबारा हम उसी पे आ जाते हैं बात पे कि आप यहाँ पे एस नॉट एट 2 इक्वल्स टू एस 1 एट 2 कर लें, फिर इसका डेरिवेटिव भी इक्वल कर लें और डबल डेरिवेटिव भी इक्वल कर लें, तो आपके पास तीन कंडीशंस बन जाती हैं और तीन अननोन्स हो जाएंगे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर। ओके, लास्ट पे बास्केटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल हाइट गिवन है। While the vertical height use clamp cubic spline interpolation to predict the trajectory of the ball. तो हमने clamp spline interpolation परफॉर्म करनी है, determine whether the player of the opposite team is able to intercept the ball or not. तो clamp spline बनानी है। clamp spline के लिए हमें क्या required होता है? To find clamp spline find करनी है। How? clamp spline के लिए आपको derivative required था f prime at 5 एंड एफ प्राइम एट 1। तो क्या ये गिवन है? नो सर। क्या इसकी वैल्यू कहीं क्वेश्चन में हमें गिवन है डेरिवेटिव की? नो सर। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है। तो ये पास पेपर में से एक क्वेश्चन था, तो उसमें क्योंकि हमने पढ़ चुके थे तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट बनता है। यहाँ पे ये कि पहले हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की मदद से ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, वंस डेरिवेटिव्स आ जाएंगे फिर क्लैम्प सप्लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जब आप क्लैम्प सप्लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ये बात के प्लेयर जो है उसने इंटरसेप्ट किया बॉल को या नहीं, तो हम सप्लाइन की वैल्यू फाइंड करेंगे एट 2 पे। अगर हमारे पास सप्लाइन की वैल्यू और ये जो वर्टिकल हाइट है ये दोनों क्लोज आ जाती हैं बाय द मार्जिन ऑफ 1 फीट, तो उस केस में चांस है कि हैंड जो है वो इंटरसेप्ट करेगा बॉल को, और अगर वो 1 फीट से ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट बॉल की 1 फीट से ज़्यादा होगी, यानी कि सप्लाइन का आंसर 11 आ जाता है या 8 आ जाता है या 9 आ जाता है, तो उस सूरत में प्लेयर का हैंड जो है इस बॉल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन डिटरमिन कि वेदर ही विल बी एबल टू इंटरसेप्ट द बॉल और नॉट। तो आप यहाँ पे ये चेक करेंगे
कि सप्लाइन की वैल्यू इज इक्वल टू 10 और नॉट। तो अगर वो 10 के इक्वल आएगी तो आंसर यस होगा, और अगर नहीं आएगी 10 के इक्वल तो आंसर आपका नो हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि 10.5 तक आए तब भी यस है, 10.5 से ग्रेटर या 9.5 से लेस आ जाए तो फिर आंसर नो हो जाएगा। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन?